नमस्कार बच्चे, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण का एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो विषय है समास। समास जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। सम से तात्पर्य है अच्छी तरह और आस से है मिलना, अर्थात जब परस्पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षेप शब्द बनाते हैं तो वहां पर बच्चों समास होता है। आइए अब जरा नजर डालते हैं इसकी परिभाषा की ओर। यहां पर सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, अर्थात जिनका आपस में कोई संबंध होता है, ऐसे परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द जब हम बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब ये समास जो है बेटा, देखा जाए तो इनका आपस में व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्व है। आपस में इनका क्या संबंध है, क्या संधि और समास एक ही है, आइए इन पर नजर डालते हैं। मुख्य रूप से समास जो है बेटा, इसके चार भेद होते हैं। पहला है इसका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं व्यय के आगे अ उपसर्ग लगा है, अव्ययी भाव समास उसे हम कहते हैं। इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो मैं भी आपको आगे दूंगी। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसके 5 से 6 भेद होते हैं क्योंकि सभी कारक चिन्ह इसके अंदर आ जाते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब वैसे तो आपस में पदों की प्रधानता के लिए लड़ाई है। द्वंद्व का मतलब होता है बेटा लड़ना, लेकिन यहां पर है द्वंद्व का मतलब समास के एक रूप से। अगला हमारा समास है बहुव्रीहि समास। अब इन सब समासों में अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास हमारा एक ऐसा समास है जिसके दो अन्य भेद भी होते हैं, जिसे हम कहेंगे तत्पुरुष के उपभेद। अब उसमें होता है बेटा, एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु समास। अब इन समासों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेने से पहले मैं आपको कविता की ये 2 पंक्तियां बताना चाहूंगी, जिसकी वजह से समास को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दो या दो से अधिक शब्द जब लेते हैं लघु रूप, वह संक्षेप समास है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, दो या दो से अधिक शब्द जब लेते हैं लघु रूप, लघु यानी छोटा, वह संक्षेप समास है, बनता रूप अनूप। अब मैं आपको इन समासों के पहचानने के तरीके आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो समास हम लेंगे बेटा, वो समास है अव्ययी भाव समास। अब इस अव्ययी भाव समास में जैसे कि शब्द से ही मैंने आपको बताया था कि इसमें अ उपसर्ग आपको नजर आ रहा है, तो इसमें ज्यादातर उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी आसान सी पहचान है। इसमें आपको देखना है बेटा समास का पूर्व पद। पूर्व पद जहां पर, अब ये पूर्व पद क्या है, जैसे शब्द है आजन्म, तो इसमें बच्चे आजन्म में अ शब्द जो है वो उपसर्ग है, तो यहां पर आपने उसका पूर्व पद देखा। दूसरा शब्द समास है बच्चे। बेटा अब मैं आपको समास के पहले भेद अव्ययी भाव समास के विषय में बताऊंगी। अव्ययी, आप ध्यान दीजिए जरा सामने, यहां पर अव्यय अर्थात पहला जहां पर शब्द अव्यय हो, प्रथम पद प्रधान हो। बेटा हम सब जब भी देखते हैं तो व्याकरण की पुस्तकों की परिभाषा की ओर भागते हैं। हमें परिभाषा की ओर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम उस शब्द को समझ लें। अब यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से उस शब्द को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, यानी प्रथम पद प्रधान हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसे आप कह सकते हैं समास पहचानने की ट्रिक भी है ये। अब इसके मैं अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं बेटा।
जैसे यहाँ पर देखिए संस्कृत का शब्द है, इसे हम उपसर्ग के रूप में भी कह सकते हैं। यथा जमा शक्ति, यथाशक्ति, आजन, यथामति, भर पेट, आजीवन, आमरण, हाथों हाथ, यथासंभव। इन सभी उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले उदाहरण में यथा, दूसरे में आ, तीसरे में फिर यथा, फिर भर पेट, फिर आ, यहां पर हाथों हाथ, यहां पर फिर यथा आ गया है। इन सभी में बेटा पूर्व पद, पूर्व यानी पहला, ये देखिए सब में पहला ही जो पद है उसी की प्रधानता है। बाकी के जो शब्द हैं, बाकी का जो पद है, अब इसमें भी देखिए पूर्व और उत्तर पद, अर्थात समास में हमेशा बेटा दो पदों को देखा जाता है, पूर्व पद जमा उत्तर पद। तो अव्यय भाव समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये उपसर्ग वाले शब्द जिनमें कोई भी पहला पद प्रधान हो और वह प्रथम पद अव्यय, अर्थात जिन पर लिंग का, वचन का, कारक का किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ता, वह शब्द वहां पर अव्यय हो जाते हैं, उन्हें हम अव्यय भाव समास कहते हैं। बेटा अब मैं समास के दूसरे भेद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। वह दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत् संस्कृत का शब्द है, पुरुष समास अर्थात जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो। उत्तर पद यानी कि पूर्व पद के बाद का पद, उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है, तत्पुरुष पद, तत्पुरुष समास वहां पर हम मान्य करते हैं। अब इसमें क्या है, उदाहरण देखिए इसके लिए और विस्तृत रूप से समझने के लिए। जैसे प्रथम पद है यहाँ पर रसोई और दूसरा शब्द है इसका उत्तर पद है घर। तो अब अगर हम इसका विग्रह करेंगे, अब ये विग्रह क्या है बेटा, समास को खोल कर लिखना, उसका विग्रह करना कहलाता है। रसोई के लिए घर, शब्द बनेगा रसोई घर। इसी प्रकार से शब्द है गंगा जल, जल किसका है, गंगा का जल। दान वीर, अगला उदाहरण है दान वीर, अर्थात दान में वीर। उसके अगला उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र। उससे अगले उदाहरण में आप देख रहे हैं शब्द है घुड़सवार, अर्थात घोड़े पर सवार। अगला जो शब्द है वो है धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट। ये जो रेखांकित किए गए शब्द हैं बेटा, इनके माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास को कितने खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है, बताया गया है। अब ये तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कारक का प्रयोग होता है। अब वो कारक का प्रयोग किस तरीके से होता है, आपने पूर्व या माध्यमिक कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कर्म को इस चिन्ह से हम पहचानते हैं, करण को से चिन्ह से पहचानते हैं, संप्रदान के लिए से के चिन्ह से हम पहचानते हैं, अपादान को हम से चिन्ह से पहचानते हैं, और जब दो शब्दों में आपस में संबंध की बात की जाती है तो वहां पर का, के और की शब्द से हम पहचान करते हैं। अधिकरण में और पर शब्द से हम उसकी पहचान करते हैं। तो अभी तक बेटा इन दो समासों को जो मैंने आपको समझाया है, अव्यय भाव जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और ये जो मैंने रेखांकित किया है, इससे आपको साफ पता चल रहा है के लिए है
तो कौन सा है? संप्रदान का। अगर का है तो संबंध कारक है यहाँ पर, और में आया है तो इसका मतलब अधिकरण है। यहाँ पे फिर संबंध हो गया, यहाँ पे फिर अधिकरण हो गया, और यहाँ पर अपादान कारक है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही समास आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बेटा, तत्पुरुष समास के जो दो उपभेद होते हैं, अब मैं आपको उनके विषय में बताऊंगी। इसका पहला भेद है कर्मधारय समास, और इसका दूसरा भेद है द्विगु समास। कर्मधारय समास में बेटा हम विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय, इनका आपस का संबंध देखते हैं। अब इनका आपस का संबंध देखने के लिए मैं ये जो दो उदाहरण आपके समक्ष हैं, इनके माध्यम से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगी। विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय। तो पहले हम विशेषण और विशेष्य को समझ लेते हैं। पहला शब्द है बेटा इसमें यहाँ पर महात्मा। अब इस शब्द में महान है जो आत्मा शब्द आया है, तो इसकी पहचान है जो आत्मा महान है, महात्मा। यहाँ पर यानी कि विशेषण और विशेष्य के संबंध को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से बेटा उपमान और उपमेय का संबंध है। कमल नयन, इस शब्द के माध्यम से यहां ध्यान दीजिए, अर्थात उसके समान। अब ये देखिए, नयन को किसके समान बताया है? कमल के समान। यानी कि कमल के समान नयन है जो, वहां पर फिर से आपका कर्मधारय समास आ जाता है। इसके अगले भेद की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये भेद है बच्चे द्विगु समास। तत्पुरुष समास का जो दूसरा उपभेद है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब ये द्विगु समास क्या है? द्विगु जिसका पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात जिसमें कोई संख्या नजर आए। अब ये संख्या कैसे पता चलेगी बच्चे? हमने यहाँ पर लिखा भी है, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। अब जैसे शब्द आप सुनते हैं चौराहा, पंचवटी, नवरात्रि, त्रिफला, अन्य और बहुत सारे शब्द आप ऐसे सुनते होंगे जिसमें कि प्रथम जो पद है बेटा उसमें एक संख्या का आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ कि यहां पर एक संख्या है। अब इस चौराहा शब्द में बेटा चार राहों का समूह, देखिए चौराहा किसे कहते हैं? जहां पर चार राहें आपस में मिलती हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पे चौ शब्द जब आ गया तो वहां पर चार शब्द को ये दर्शा रहा है, तो यहाँ पे चार राहों का समूह क्या हो गया? चौराहा। इसी तरीके से पंचवटी शब्द जो है बेटा, पंच का मतलब पांच, वटी का मतलब वट, वट यानी कि इसको हम कहेंगे वृक्ष, पांच वटों का समूह या समाहार। त्रिफला शब्द है तीन फलों का समाहार या तीन फलों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। ये अन्य उदाहरण हैं द्विगु समास के। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं बेटा कि कर्मधारय समास में और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के ये दोनों उपभेद मैंने आपको बताए हैं। अगला जो समास मैं आपको बताऊंगी वो समास है द्वंद्व समास। बेटा द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो द्वंद्व होता है युद्ध, लड़ाई। प्राचीन समय में द्वंद्व युद्ध हुआ करता था। आपने महाभारत काल में अगर सुना होगा, भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। तो यहाँ पर वह शब्द द्वंद्व यहाँ पर पदों के प्रधानता की लड़ाई के लिए है कि दोनों पद जिस समास में प्रधान हों वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? इसकी पहचान करते हैं बेटा और या शब्द से। और जब ये और ये या शब्द नहीं होते तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह जो हैं शब्दों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। जैसे कि इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझें। शब्द है माता पिता, तो बीच में आपको नजर आ रहा होगा बेटा, मैंने रेखांकित भी किया हुआ है। देखिए कि माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह आया है, और जब हम इस योजक चिन्ह का लोप करते हैं तो
तो वहां पर और शब्द आ जाता है। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में हम देखेंगे यश अपयश। तो यश और अपयश, यहां पर भी और शब्द आ गया है। अपना पराया, अपना और पराया। दाल चावल, दाल और चावल। हानि लाभ, हानि और लाभ। अभी तक जितने भी आपने समास समझे हैं बेटा, अव्यय भाव में पूर्व पद, तत्पुरुष में उत्तर पद, तीसरा समास द्वंद्व समास जो है हमारा, इसमें दोनों पद, यही इन प्रधानता इनकी हमें याद रखनी है। तो ये समास हमें कभी नहीं भूलेंगे। बेटा अब मैं जो समास लूंगी वह समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद, जो हमने कहा था कि पूर्व पद और उत्तर पद, वह प्रधान ना होकर किसी अन्य की ओर, किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है। अर्थात दोनों पदों को छोड़कर जब शब्द जो है किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। आसान सी पहचान है बेटा इसकी। जैसे पहला शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं महादेव, अर्थात महान है जो देव। अब कौन से देव महान है? अब महान है जो देव शब्द के साथ जब हमने जुड़ा तो हमने देखा कि यहाँ पर बात की जा रही है शिव के साथ। महादेव, आप देखिए सभी देवताओं को महादेव नहीं कहा जाता, अर्थात अन्य की ओर संकेत करता हुआ जो शब्द महादेव है वह शिव के विषय में बात कर रहा है, शिव के महत्व को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर शब्द महादेव बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला शब्द है बेटा चतुर्भुज। चतुर शब्द इसमें पहला है, भुज शब्द दूसरा है। चतुर यानी प्रथम पद और भुज यानी भुजाएं उत्तर पद। तो चार हैं भुजाएं जिसकी। अब यहाँ पर चार भुजाएं, वैसे तो बात करने के लिए कहा जाए कि हम देखेंगे चार भुजाएं किसकी, तो अब देवताओं में अगर हम देखते हैं तो देवताओं में चार भुजाएं हैं सिर्फ विष्णु की। अर्थात चतुर्भुज शब्द जो है वो विष्णु भगवान की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास आता है। अगला शब्द है बेटा लंबोदर। लंबा जमा उदर शब्द मिलकर शब्द बना है लंबोदर। तो लंबा है उदर जिसका, उदर अर्थात पेट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लंबा उदर की बात नहीं करेंगे, यहाँ से हम करेंगे बड़ा है पेट जिसका। तो वो बड़ा पेट किसका है? लंबोदर किसकी पहचान है, किसे कहा जाता है? गणेश जी को। अगला शब्द है बेटा दशानन। दशानन शब्द की पहचान रावण के साथ होती है। तो दश है आनन, आनन अर्थात सिर, हैं जिसके, किसके? अर्थात रावण। यहां पर शब्द अर्थात अवश्य आपको लिखना होगा। 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, यानी किसी अन्य की ओर आपको संकेत होना चाहिए। अगला शब्द है बेटा पीतांबर। पीत जमा अंबर शब्द से मिलकर बना शब्द है पीतांबर। इसका विग्रह अगर हम करें तो शब्द का विग्रह बनेगा पीला है अंबर, यानी वस्त्र जिसका। तो पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। इन सभी शब्दों में बेटा किसी अन्य की ओर संकेत किया गया है। जो सामने शब्द लिखे हैं उनके विग्रह को भी आपने जाना होगा, ध्यान दिया होगा कि किसी तीसरे की ओर जहां पर संकेत हो रहा है उन शब्दों में वहां पर बहुव्रीहि समास है। बेटा अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान उदाहरण के द्वारा और परिभाषा पर जोर ना देकर उस शब्द पर जोर देकर समझाने की कोशिश की है समास को समझने के लिए। फिर भी बच्चे अगर कोई शब्द ऐसा हो जो आपको कष्ट दे या परेशान करे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उनका यथा योग्य समाधान कोशिश करूंगी आपके पास भेजने